गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम प्राइमरी एनोमलस स्ट्रक्चर इन डाइकोट स्टेम द्विबीजपत्री स्तंभों में पाई जाने वाली प्राथमिक असंगत संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स। पिछले वीडियोज़ में हमने जिक्र किया था कि डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स है वो जनरली उसके स्टील या रंभ वाले भाग में एक वलय में अरेंज रहते हैं, लेकिन असंगतता के कारण कुछ पादपों के कॉर्टेक्स वाले भाग में भी वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ऐसे वेस्कुलर बंडल्स जो कॉर्टेक्स वाले भाग में उपस्थित होते हैं उन्हें कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। साथ ही पिछले वीडियो में हमने निक्टेंथस के स्टेम की टीएस देखी थी, जिसमें उसके स्टेम जो था वो वर्गाकार था और वर्ग के चारों कोनों पर कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट थे। आज की वीडियो में हम केजुरैना इक्विसिटीफोलिया के स्टेम का टीएस देखेंगे। केजुरैना इक्विसिटीफोलिया के स्टेम में भी कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में आपके सामने केजुरैना के स्टेम का टीएस का आरेखीय लाइन डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें आप देखिए यहाँ कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। ये तो इसके साधारण वेस्कुलर बंडल जो इसके रंभ या स्टिल में प्रेजेंट है वो है। इसके अतिरिक्त इसके कॉर्टेक्स वाले भाग में भी कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। देखिए केजुरैना के स्तंभ की यदि हम टीएस देखें तो केजुरैना के स्तंभ उभार और खांच युक्त होता है। इसमें उभार पाए जाते हैं और खांच भी पाए जाते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, ये वाला पोर्शन उभार है, ये वाला पोर्शन खांच है। और उभारों और खांचों की उपस्थिति के कारण ये जो स्टेम है वो हमें लहरदार दिखाई देता है। इसमें देखिए आपको उभार और खांच की उपस्थिति के कारण स्टेम लहरदार दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस वाला भाग होता है, सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। उभार और खांचों की उपस्थिति के कारण एपिडर्मिस भी तरंगित या लहरदार दिखाई देता है। इस डायग्राम में आप देखिए ये सेलुलर डायग्राम है। एपिडर्मिस इसमें दिखाई दे रही है आपको स्पष्ट रूप से। यहाँ देखिए एपिडर्मिस कोशिकाओं की एक परत से बनी हुई होती है। इसमें कोशिकाएं बैरल शेप होती है और सघन रूप से व्यवस्थित होती है। एपिडर्मिस के बाहर की ओर क्यूटिकल की एक मोटी परत भी प्रेजेंट होती है। और इसमें यदि रंध्रों की हम बात करें तो रंध्र इसमें एपिडर्मिस में गहराई में धंसे हुए होते हैं। ऐसे रंध्र जो एपिडर्मिस में धंसे हुए होते हैं उन्हें सनकेन स्टोमेटा कहा जाता है। आप देखिए डायग्राम में ये सनकेन स्टोमेटा है जो एपिडर्मिस में धंसे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ बहुकोशिकीय रूम भी या हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। आप देखिए ये बहुकोशिकीय हेयर्स यहाँ प्रेजेंट है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ इसका कॉर्टेक्स पाया जाता है। तो आप देखिए ये वाला पार्ट यहाँ कॉर्टेक्स है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ ये कॉर्टेक्स इसका प्रेजेंट है। यहाँ से यहाँ तक पूरा ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। तो कॉर्टेक्स में दो भाग होते हैं। सबसे बाहर की ओर हाइपोडर्मिस या अधश्चरम है और उसके अंदर की तरफ साधारण कॉर्टेक्स या जनरल कॉर्टेक्स है। सबसे पहले आप देखिए हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस यहाँ दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें प्रथम देखिए दृढ़ोत कोशिकाएं यानी स्क्लेरेन काइमेटस सेल्स। दृढ़ोत की कोशिकाएं जो आपको थोड़ी गहरे रंग की यहाँ दिखाई दे रही है। दृढ़ोत की कोशिकाएं टी आकृति में व्यवस्थित रहती है। इस प्रकार से देखिए ये दृढ़ोत की कोशिकाएं टी आकार में व्यवस्थित है। और दूसरी प्रकार की कोशिकाएं होती है हरित लवक युक्त खंभ कोशिकाएं। दृढ़ोत की कोशिकाओं के साइड में या टी के साइड में देखिए हरित लवक युक्त खंभाकार कोशिकाएं यहाँ प्रेजेंट है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूं कि यह हाइपोडर्मिस दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। प्रथम कोशिकाएं होती है दृढ़ोतक कोशिकाएं, जो जहाँ जहाँ उभार होता है उसके भीतर की ओर, देखो ये उभार है, इस उभार के अंदर की तरफ
टी आकार में व्यवस्थित है। दूसरी प्रकार की कोशिकाएं होती है हरित लवक युक्त खंभ कोशिकाएं, जो टी आकार की पार्श्व सतहों पर तथा खांच के नीचे व्यवस्थित होती है। ये आप देखिए, जो टी आकार बन रहा है उसके पार्श्व सतहों पर उपस्थित है कोशिकाएं, साथ ही साथ जहाँ खांच वाला भाग है वहाँ पे भी खंभाकार कोशिकाएं उपस्थित है। दूसरी प्रकार की इसमें कोशिकाएं होती है, या फिर दूसरा इसका पार्ट होता है जनरल कॉर्टेक्स। तो हाइपोडर्मिस के नीचे देखिए, ये जनरल कॉर्टेक्स वाला भाग प्रेजेंट है। तो ये जनरल कॉर्टेक्स है। जनरल कॉर्टेक्स या साधारण वल्कुट जो होता है वो मृदुत्व कोशिकाओं का बना होता है, और इसमें वल्कुटीय संवहन पूल यानी कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल एक वलय में व्यवस्थित होते हैं। पीछे वाले डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल जो है वो वलय में व्यवस्थित है। यहाँ आप देखिए ये कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स है जो कोर्टेक्स वाले भाग में एक वलय में व्यवस्थित है। अब यदि हम देखें कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल, तो देखिए कोर्टेक्स के भीतर मृदुत्की भाग में जहाँ जहाँ उभार होते हैं उनके नीचे की तरफ कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, जहाँ जहाँ उभार है उनके नीचे कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। तो जहाँ उभार है, या फिर यूँ कहूँ कि उभारों की संख्या के बराबर कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स उपस्थित होते हैं। प्रत्येक उभार के नीचे एक वेस्कुलर बंडल उपस्थित होता है। ये वेस्कुलर बंडल संयुक्त, समपार्श्विक, वर्धी तथा अंतः आदिदारों अर्थात कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन और एंडार्क प्रकार के होते हैं। इन वेस्कुलर बंडल्स के बाहर की ओर दृढ़ोत्की कोशिकाओं स्क्लेरेन काइमेटा सेल्स से निर्मित बंडल कैप, ये देखिए स्क्लेरेन काइमेटा सेल से बनी हुई बंडल के प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के बाहर की ओर स्थित है। सबसे जैसे ये वेस्कुलर बंडल से ये उभार वाला भाग है, इसके नीचे एक वेस्कुलर बंडल है, इसमें सबसे ऊपर की तरफ देखो दृढ़ोत्की कोशिकाओं की बनी हुई एक बंडल केप या पूल टोपी यहाँ पे उपस्थित है। देखिए जो कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें साधारणतया सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। तो इसमें एक बार फिर से रिपीट करूं, कोर्टेक्स वाले भाग में कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स उपस्थित होते हैं। ये एक वलय में व्यवस्थित होते हैं। जहाँ जहाँ उभार होते हैं प्रत्येक उभार के नीचे एक वेस्कुलर बंडल यहाँ उपस्थित होता है। इसके बाद में देखिए इसका आता है इसका एंडोडर्मिस वाला पार्ट। तो ये इसकी जो डॉट डॉट में दिख रहा है ये इसका एंडोडर्मिस है। वल्कुट के भीतर स्पष्ट रूप से एक परतीय गोल घेरे के रूप में एंडोडर्मिस यहाँ उपस्थित होती है। एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में स्टार्च उपस्थित होता है, और स्टार्च की उपस्थिति के कारण एंडोडर्मिस को स्टार्च सीथ भी कहा जाता है, अर्थात इसको मंड आच्छत भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में मंड या स्टार्च उपस्थित होता है। यहाँ देखिए एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में केस्पेरिन स्थूलन नहीं पाया जाता है। साधारणतः अपन देखते हैं कि एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं उनकी आंतरिक और अधीय भित्तियों पर केस्पेरिन पट्टिकाएं पाई जाती है, लेकिन केजुराइना की जो एंडोडर्मिस है उसमें केस्पेरिन स्थूलन नहीं पाया जाता है। इसके बाद में देखिए पेरिसाइकल या परिरंभ। तो देखिए केजुराइना के स्तंभ में स्पष्ट रूप से परिरंभ का अभाव होता है। कई बार जो सामान्य वेस्कुलर बंडल होते हैं उनकी बाह्य सतह पर पूल टोपी या जिसे बंडल केप कहते हैं उसके रूप में परिरंभ उपस्थित होता है। देखिए यहाँ ये वेस्कुलर बंडल्स उपस्थित है, और वेस्कुलर बंडल्स में यहाँ जो स्क्लेरेन काइमेटा से दृढ़ोत्की भाग है वो वास्तव में इसका पेरिसाइकल वाला पार्ट है। इसके बाद में देखेंगे हम इसका वेस्कुलर सिस्टम, इसका संवहन तंत्र। तो ये क्या होता है, जो इसके साधारण संवहन पूल जो इसके स्टील या रंभ वाले भाग में पाए जाते हैं वो मिलकर इसके संवहन तंत्र या वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो यह भाग संवहन पूलों या वेस्कुलर बंडल्स का बना होता है। प्रत्येक खांच के सम्मुख कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स में हमने क्या देखा था, कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल है वो उभार के सामने स्थित है। जहाँ जहाँ उभार होता है वहाँ कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जहाँ उभार है उस उभार के नीचे
कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। अब हम बात करें इसके जो संवहन तंत्र या वेस्कुलर सिस्टम है उसमें पाए जाने वाले सामान्य वेस्कुलर बंडल्स के बारे में। तो ये सामान्य वेस्कुलर बंडल है वो इसकी खांच के नीचे, देखो ये खांच वाला पार्ट है, प्रत्येक खांच के नीचे एक सामान्य वेस्कुलर बंडल इसके रंभ या स्टील वाले भाग में प्रेजेंट होता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, जो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल होते हैं वो उभार वाले भाग के नीचे स्थित होते हैं। यहाँ उभार और प्रत्येक उभार के नीचे कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। और जो इसके जनरल वेस्कुलर बंडल होते हैं वो इसके खांच वाले भाग के नीचे स्थित होता है। प्रत्येक जो खांच है उसके नीचे की तरफ एक वेस्कुलर बंडल यहाँ स्थित होता है। और यदि अपन यूँ कहें कि जो साधारण वेस्कुलर बंडल है वो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल के एकांतर क्रम में स्थित होते हैं और ये भी एक वलय या घेरे के रूप में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक वेस्कुलर बंडल संयुक्त, समपार्श्विक, वृद्धि और अंत्य आदि दारुक प्रकार का होता है। और प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के बाहर की ओर दृढ़ोत्की कोशिकाओं की बनी हुई बंडल केप यहाँ प्रेजेंट होती है। देख सकते हो आप, इसमें गहरा काला जो रंग दिखाई दे रहा है वो वास्तव में इसका बंडल केप है जो दृढ़ोत्की कोशिकाओं का बना हुआ है। साथ ही देखिए इस क्षेत्र में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं या जो जनरल वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होते हैं, लेकिन जो इसके साधारण वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। वेस्कुलर बंडल के मध्य चौड़ी मृदुत्की कोशिकाओं से बनी हुई मज्जा रश्मियाँ पाई जाती है, यानी मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं वेस्कुलर बंडल्स के मध्य मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती है। ये देखिए वेस्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी रेज प्रेजेंट है जो मृदुत्की कोशिकाओं की बनी हुई होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के पश्चात इस क्षेत्र में बाहर से भीतर की ओर, सबसे बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम होगा, फिर कैम्बियम होगी और सबसे अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर सिस्टम के बाद में सबसे अंदर की ओर इसमें पित्त प्रेजेंट होता है। आप देखिए ये वाला भाग इसका पित्त है। तो पित्त जो है वो केंद्रीय भाग में मृदुत्की कोशिकाओं का बना होता है। इन कोशिकाओं के मध्य सुस्पष्ट और बड़े अंतरा कोशिका अवकाश उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का आंतरिक संरचना होती है केजुराइना के स्तंभ की। अब इसमें इसकी जो एनाटोमी है उसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर जो हमने देखा था वो ये है कि इसके कॉर्टेक्स वाले भाग में कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स उपस्थित होते हैं। साधारणतया डाइकोट स्टेम में कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, लेकिन एनामोली या फिर अपसामान्यता के कारण इसके कॉर्टेक्स वाले भाग में भी वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। ये वेस्कुलर बंडल संयुक्त, समपार्श्विक, वृद्धि और अंत्य आदि दारुक प्रकार के होते हैं। थैंक यू।